चलिए देखिए, अब देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यहाँ इक्वेशन भी बनानी है और इक्वेशन बना करके इसे सॉल्व भी करना है। मतलब हमको वो दो नंबर बताने हैं जिनको ऐड करने पे सम मीन्स ऐड, जिनका सम 27 हो और अगर उन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो 182 हो जाए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो सेवनटीन है ना आज, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर को x मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा भाई, दोनों का सम, पैर पे मारा भाई सीट पे, दोनों का सम 27 है। ठीक है, तो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स। ठीक है, 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबरों को जोड़ के 27 आता है। तो पहला नंबर जब 27 में से घटाएंगे तो हमें दूसरा नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दीजिए, x इंटू 27 विल बी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको प्लस में कर लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को आप दूसरी तरफ भेज दीजिए, इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर को भेजेंगे तो इट विल बी प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस 27x जाएगा तो माइनस का 27x, और इधर 182 पहले से ही है तो प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। भाई इधर कुछ नहीं बचेगा तो इक्वल 0 हो जाएगा, तो हमने इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर देंगे। अब देखिए तरीका वही है। तरीका क्या है कि पहले तो हमारी जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से करते हैं। कांस्टेंट टर्म है 182, कोफिशिएंट ऑफ x² है 1। ठीक है, तो ये कुल मिला के 182 ही रहा। अब इस 182 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, कि जिनको ऐड करने पे तो 27 आए, लेकिन इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, मतलब इनके दोनों जो फैक्टर आएंगे उसको मल्टीप्लाई करने पे 182 आए। तो क्या होगा बताइए, लगाइए दिमाग। नहीं आ रहा? देखिए फैक्टर से मैं आपको बताता हूँ फैक्टर से कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे आप 182 के कर लीजिए फैक्टर। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से कट किया, 13 बार में कटेगा, 13 1 जा 13, ये आ गए आपके फैक्टर। ठीक है, 13 इंटू 7 इंटू 2, आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो 182 ही आएगा। हमको दो, लेकिन हमें फैक्टर 2 चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो जैसे 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 लिख लिया। अब दो फैक्टर हो गए। अब देखो क्योंकि इन्हीं के ये प्रोडक्ट थे तो दोनों का मल्टीप्लाई 182 ही आना है। अब ये देख लो कि क्या 14 को 13 में मल्टीप्लाई करके ऐड करके 27 आ रहा है, तो 14 प्लस 13 27 आ रहा है, 14 प्लस 13 27, और 14 इंटू 13 182। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो यही हमारा फैक्टर होगी। ठीक है, इस तरह से हम फैक्टर से निकाल लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x² माइनस, अब देखिए 27 को हमने लिख लिया 14 प्लस 13 इंटू एक्स, और प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x² हो गया माइनस 14x
और फिर माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा 13x और प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 14। यहाँ क्या कॉमन लेंगे? 13। यहाँ साइन के साथ कॉमन आता है, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे। अब माइनस 13 क्यों लिया कॉमन? तो देखो, जब हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, अब पहले इसको देखिए आप, यहाँ पे x प्लस का है, 14 माइनस का है। ठीक है, तो सेम हमको इस ब्रैकेट के अंदर भी बचाना है। हाँ। तो अगर हम केवल 13 कॉमन लेते तो हमारा मतलब होता प्लस 13 कॉमन ले रहे हैं, और प्लस 13 लेते तो यहाँ माइनस आ जाता, जबकि हमें माइनस नहीं चाहिए, इसलिए हमने माइनस 13 कॉमन ले लिया। और माइनस 13 कॉमन लेने से ये जो x की वैल्यू हो गई ये प्लस में हो गई। ये 182 में से जब 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 14। देखो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ साइन माइनस कॉमन लेने में साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और 13 से 182 को डिवाइड करेंगे, 14 टाइम्स कटेगा, बराबर 0। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आई, यही आनी चाहिए, x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 है। तो x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 14 और ये हो गया x इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब ये x की दो वैल्यू आती हैं। जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, आंसर दोनों हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमको दो नंबर बताने थे, तो अब अगर हम x की वैल्यू को 14 कंसीडर करते हैं तो हमारा पहला नंबर 14 हो जाएगा, और दूसरा नंबर 27 में से 14 घटा के 13 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू को 13 कंसीडर करते हैं तो पहला नंबर तो 13 हो जाएगा, और दूसरा नंबर 27 में से x को माइनस करके 14 हो जाएगा। तो मतलब हमारे दोनों नंबर 13 और 14 हैं। तो अब यहाँ से हमने मान लिया कि भाई लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 14। ठीक है, फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 14, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इज इक्वल टू, देखो 27 माइनस x है, तो 27 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो बस हमारे जो दो नंबर आ गए ये 13 और 14 आ गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपको याद होगा कॉन्सिक्यूटिव का मतलब बताया था आपको, क्या बताया था? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार के नंबर, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव जो एक के बाद एक आते हैं, और कॉन्सिक्यूटिव नंबर +1 करके हम फाइंड कर लेते हैं। द फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहे हैं दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिसका सम 365 है। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पहला कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर को क्या मानेंगे? x मान लेंगे। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा? x। तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर x + 1। भाई क्योंकि इन्होंने कहा कॉन्सिक्यूटिव लगातार, तो भाई x के बाद जो अगला नंबर आएगा वो x + 1 ही होगा। ठीक है भाई, जैसे हमारा 2 के बाद 3 आता है, तो 2 से 3 लाने के लिए हमको उसमें +1 करना पड़ता है। 3 से 4 आता है तो 3 + 1 4 होता है। अगला नंबर लाना है तो फिर +1 करेंगे, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो कॉन्सिक्यूटिव, जब भी कॉन्सिक्यूटिव की बात आती है तो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकालने के लिए हमको उसमें +1 करना होता है। ठीक है, तो हमारा अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर x था तो जो उसका अगला होगा वो x + 1 होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर, कि उनके स्क्वायर का सम 365 है। ठीक है, स्क्वायर का सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए कंडीशन इन्होंने क्या दे रखी है। कंडीशन में इन्होंने कहा कि उनके स्क्वायर का सम
मतलब कि हम x का स्क्वायर करें फिर प्लस और x प्लस 1 का स्क्वायर करें तो जो सम आता है वो 365 आता है। ये यहाँ इन्होंने कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई एक्स स्क्वायर है तो ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। आप चाहें तो डायरेक्टली फार्मूला जो होता है ओपन करके उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये 2x बन जा 2x प्लस 2x हो गया इज इक्वल टू 365। ये स्टेप आप लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और प्लस 1 और 365 को इधर ले आइए तो माइनस का 365 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में 0 बचेगा। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 365 सॉल्व हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए 2 कॉमन है, ले सकते हैं, सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके 0 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड कर देगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0/2। और किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करने पे 0 ही आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या बेनिफिट हुआ हमको, हमें क्या फ़ायदा हुआ इससे? हमको बेनिफिट ये हुआ कि हमारी इक्वेशन छोटी हो गई। पहले यहाँ पे बड़ी थी, है ना, 364 था, 364 को 2 से मल्टीप्लाई कराना ही पड़ता, है ना, बड़ी इक्वेशन बनती। अब यहाँ छोटी हो गई 182। अभी देखो हमने पिछले सवाल में भी 182 के ही फैक्टर किए थे। यहाँ पे ऐड करके, भाई इस क्वेश्चन के अंदर देखो ऐड करके 27 लाना था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया। यहाँ माइनस करने पे 1 आना चाहिए, मतलब 182 के 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस 1 हो, माइनस करके 1 आ जाए। तो बताओ 14 और 13, भाई 14 में से 13 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फैक्टर हमारे पास निकले हुए हैं, ठीक है। कई बार बड़े नंबर आते हैं तो उनके फैक्टर इस तरह से जो है, उनके जो हमारे जो फैक्टर होते हैं इस तरह फैक्टर करके हम अपने 2 फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, भाई क्योंकि देखो ये माइनस साइन क्लियर करता है कि माइनस करके ही 1 आना है। एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक्स लगा देंगे, माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कुछ कॉमन है दोनों में, x कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14, देखो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस हट गया इज इक्वल्स टू 0। अब एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 14, दूसरे में हो गया x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस 14 और x इज इक्वल्स टू 13, ठीक है, प्लस का 13 यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे, इसे इग्नोर कर देंगे। क्यों कर देंगे, ये रहा कारण, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसने कहा था पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है, जबकि ये तो निगेटिव है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस 14 एज नेग्लिजिबल, मतलब इसे हम लेते ही नहीं हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई, ठीक है, वी गेट x इज इक्वल्स टू 30। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 13, तो इसके हिसाब से सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई x प्लस 1 था तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14। हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर 13 हो गया, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 14 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आप अपने आप करिए।
ठीक है, देखिए यहाँ कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, देखिए तो एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, थोड़ा सा फिगर बना कर समझेंगे इसको तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल इस तरह से बनता है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ऐसे बना लिया, इसको नेमिंग कर दो ए बी सी। देखिए ये वाला हिस्सा जो होता है जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, यही हमारा एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, हाइपोटेनियस, बेस, एल्टीट्यूड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से, इसके बेस से, भाई ये जो बेस है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमको बेस पता चल जाए तो हम एल्टीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेस के कंपैरिजन में दे रखा है तो बेस को x मान लेंगे। लेट द बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर कम है, कौन, एल्टीट्यूड, बेस से कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको हमने x माना तो ये x माइनस 7 हो गया। ठीक है, हो गया खत्म। ठीक है, अब इसने और भी दे रखा है कि इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और जो इसका हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस जो है ये 13 सेंटीमीटर है। और याद रखिएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस जो होती है ये सबसे बड़ी साइड होती है, और पाइथागोरस थ्योरम आप एक पढ़ते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी, 6th-7th में भी बताई जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, अब पाइथागोरस थ्योरम यही हमें यहाँ पे लगानी है। क्यों, हमें क्या निकालना है, फाइंड द अदर टू साइड्स। कह रहा है अदर टू साइड्स बताइए। भाई ये तो 13 हमको पता चल गई, लेकिन ये दोनों तो x की टर्म में है, हमें इनकी जो है एक्चुअल साइज़ तो पता नहीं है, तो इनकी एक्चुअल साइज़ ही हमको निकालनी है। ठीक है, यहाँ हाइपोटेनियस दे रखा है, हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर देंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पता तो होगा नहीं। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसे मैंने यहाँ पे एल्टीट्यूड कहा, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसी को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, हाइट भी कह लेते हैं, ऊंचाई। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर देखो हमारा x माइनस 7 है, इसका स्क्वायर प्लस बेस हमारा x है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस हमारा 13 है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये स्क्वायर में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई वैल्यू माइनस में आती है, जस्ट सपोज, क्योंकि हर बार जब भी हम सॉल्व करते हैं यू विल गेट 2 वैल्यूज़ ऑफ x, आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो निगेटिव वाली वैल्यू को आप छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ साइज कैन नेवर बी निगेटिव। किसी भी साइड की जो लेंथ है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, और इस वजह से आप निगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। वही पॉजिटिव वाली वैल्यू जो भी आएगी वो आपका बेस हो जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ रख के आप एल्टीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों ही चीज़ें निकल जाएंगी, तो अदर जो दोनों साइड हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। पॉटरी आर्टिकल्स मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो जो एक कॉटेज इंडस्ट्री है ये एक दिन में कुछ सर्टेन मतलब होता है निश्चित, कुछ निश्चित जो है पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। भाई एक पार्टिकुलर डे पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो भी प्रोडक्ट बने उनकी जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की बात कर रहा है, कितनी है, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब उस दिन जितने भी आर्टिकल बने उसके दोगुने से 3 ज़्यादा, 3 मोर का मतलब हो गया ज़्यादा, प्लस 3 हो गया, समझ लीजिए आप, ठीक है। 3 मोर, अगर मोर आ जाए तो हमेशा वो वैल्यू प्लस में आएगी। फिर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब उस दिन जितने भी आर्टिकल बने उसका ट्वाइस मीन्स दोगुना प्लस 3, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो इतनी थी, आर्टिकल के नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू 2 और प्लस 3, ठीक है। तो अब अगर हमको ये पता चल जाए कि कितने आर्टिकल उस दिन बने तो कॉस्ट हमारी अपने आप निकल जाएगी, है ना। फिर आगे कहता है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, और अगर उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी ये 90 रुपीज़ थी, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल भी बताइए और कॉस्ट भी बताइए, ठीक है। तो देखिए विच क्वेश्चन वाज दिस, क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने, हमने मान लिया आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। अब यहाँ से कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो कितना है, कितना बताया था इन्होंने कहा जितने भी आपने प्रोडक्ट बनाए थे उसका ट्वाइस, दोगुना, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाई x और फिर 3 ज़्यादा, 3 मोर देन प्लस 3। इसका मतलब जो कॉस्ट हो गई रुपीज़ में वो हो गई 2x प्लस 3, ठीक है। अब साथ में इन्होंने एक बात और भी कह रखी है, क्या कह रखी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो ₹93 थी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते कैसे हैं। सपोज करो आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, सपोज करिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपने x की वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 10 पेन बनाए, आपने 10 पेन बनाए, इस हिसाब से अगर इस वैल्यू को यहाँ रखा जाए, ठीक है, तो 10 दूनी 20 और 3 23, आपका एक पेन 23 रुपीज़ का हो गया। तो टोटल कितने रुपए के पेन आपने बना लिए, या जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो टोटल कितने के बना लिए, कैसे निकालोगे। इसके मतलब जितने रुपए में बिक रहा है एक पेन, उससे जितने बनाए हैं हमने पेन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वही सीधी बात है, मतलब कि जो भी हमारा प्रोडक्शन है और जो भी उसका यूनिट प्राइस है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। या ऐसे समझो कि एक पेन 5 रुपये का है, आपने 10 पेन खरीदे दुकान से, आप कितने रुपए पे करोगे, 50 रुपये पे करोगे, क्योंकि यूनिट प्राइस जो है वो पेन की 5 रुपये है और आपने 10 यूनिट ली हैं, तो 5 10 या 50। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो आपने x आर्टिकल बनाए थे, x आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 2x प्लस 3, दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 93। इस हिसाब से ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 93, ठीक है। इक्वेशंस मैंने आपको बना के दे दी हैं, अब इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तो पहले आप देख के सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके बाद पहले इन्हें सॉल्व करके चेक कर लीजिए, आंसर वेरीफाई कर लीजिए, फिर इन सभी को आप अपने आप करेंगे।